हेलो एवरीवन, टुडे माय टॉपिक इज़ आयनोस्फेयर प्रोपगेशन। हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि व्हेन वेव प्रोपगेट्स इन द आयनोस्फेयर तो क्या होता है और किस कंडीशन पे वेव रिफ्लेक्ट होती है, किस पे रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन इसकी भी देखेंगे। सो आयनोस्फेयर है क्या? आयनोस्फेयर बेसिकली एक लेयर है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जोग्राफी मुझे इतनी नहीं आती, तो थोड़ा बहुत मुझे जो पता है उसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, देन इट कम्स आयनोस्फेयर एंड लास्टली शायद एक्सोस्फेयर होती है। सो मेन जो है आयनोस्फेयर, हमने इस पे बात करनी है और हमें जोग्राफी से लेना देना भी नहीं है। सो आयनोस्फेयर बेसिकली इट एग्जिस्ट अबाउट, ये इस रेंज में होती है 90 से 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। आयनोस्फेयर में क्या है कि एक ऐसा रीजन है ये जहाँ पे बहुत सारे आयंस हैं, जो एटम मॉलिक्यूल्स होंगे ना उसमें, वो आयनिक फॉर्म में होंगे उस रीजन में। और ये कैसे हैं? जो कि सन से रेडिएशन होती है, जो रेडिएशन फ्रॉम द सन, इट आयनाइजेस द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हेयर। इस रीजन में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनको सन जो है रेडिएट करता है, रेडिएशंस आती हैं सन से, उससे ये एटम मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं और ये इनके आयनाइज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करते हैं। ठीक है। सो व्हेन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ रेडियो सिग्नल, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इनको देंगे, सब्जेक्ट करेंगे, तो they will experience a force and it will be pushed into motion. Okay, जब फोर्स लगेगा और कुछ ना कुछ मोशन भी होगा। और जैसे हमें पता है कि जो मास है आयंस का, वो आयंस का मास होता है ग्रेटर होता है देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मोटा बंदा जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं भागेगा, और ये इलेक्ट्रॉन है ये हल्का फुल्का है, ये तेज़ दौड़ लेगा। तो आयंस का जो मोशन है रिलेटिवली स्मॉल है और इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक मोशन की बात करेंगे। और क्योंकि मैंने बताया है कि रेडिएशन की वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो आयनस होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इस रीजन में उनकी डेंसिटी होती है 10⁻10 से 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो इतने ऑर्डर में इस रीजन में होते हैं। और ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन? इट इज़ प्रोड्यूस बाय द आयनाइजेशन फ्रॉम द सन्स रेज। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज़रूरी नहीं बस ये इतनी है, इट वेरी करती है ये हाइट के साथ एज अ फंक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। मतलब इसमें बहुत सारे लेयर्स बना रखे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होगी। ठीक है, और इन अलग अलग लेयर्स के नाम भी दे रखे हैं, DEF ऐसे इस तरह नाम भी हैं। इस मतलब एक पर्टिकुलर लेयर का इतनी रेंज होगी, ठीक है, फिर E का कुछ और रेंज होगी, F की कोई और होगी। मतलब कि फिजिक्स के टर्म में बताऊँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑल्टीट्यूड के साथ वेरी करती है। सो यहाँ पे सेकेंड चीज़ जो हम ये बात करें कि फ्रिक्वेंसी की, जो रेडियो वेव्स हैं, जब हम बिलो 40 मेगाहर्ट्ज़ जब उनको इन पे प्रोपोगेट कराएंगे रेडियो वेव्स को इस आयनोस्फेयर में, देन दे आर सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। तब वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होगा आयनोस्फेयर से, प्राइमली बिकॉज रेडियो वेव्स इस फ्रिक्वेंसी रेंज में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इफेक्टली रिफ्लेक्टेड बाय द आयनोस्फेयर, और इस रेंज के ऊपर वो पेनिट्रेट कर जाता है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, जस्ट पेनिट्रेट कर जाता है, मीन्स कह लो रिफ्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसका क्या रीज़न है, इस पे रिफ्रैक्ट होता है, इस पे रिफ्रैक्ट होता है, ये आपको पता चल जाएगा एंड तक अगर आप देखोगे। ठीक है, तो आयनोस्फेयर का मेजर जो यूज़फुलनेस है वो क्या है कि ये रिफ्लेक्शंस हैं जो, ठीक है, ये रिफ्लेक्शंस जो हैं इससे प्रोपोगेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी तो जो वेव है वो लार्जर डिस्टेंस कवर करेगा, लार्जर डिस्टेंस तक पॉसिबल होगा प्रोपोगेशन होना। तो यही हमें चाहिए होता है कि हमारा जो सिग्नल है वो ज़्यादा दूर तक जाए। तो ये
इसकी इंपॉर्टेंट यूजफुलनेस है आयनोस्फीयर की कि रिफ्लेक्शंस इनेबल द वेव प्रोपगेशन ऑफ द मच लार्जर डिस्टेंस देन इट वुड बी पॉसिबल विद द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इफेक्ट एंड दिस फॉर्म ऑफ द प्रोपगेशन अलाउज शॉर्ट वेव एंड रेडियो सिग्नल्स, जो ये रेडियो सिग्नल्स हैं शॉर्ट वेव्स होते हैं, इनको भी ये प्रोपोगेट करा देता है टू वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शंस कैसे आ कैसे रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? देखो, जो आयनोस्फेयर है इट्स अ कंसंट्रेटेड रीजन ऑफ हाईली चार्ज आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें रीजन में आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये रीजन कलेक्टिवली एक आयनाइज गैस बनाता है जिसको हम प्लाज्मा भी बोलते हैं। ये जो गैस है इसका अपना एक डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कई फैक्टर्स होते हैं जिसमें एक मेन फैक्टर है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो मेन पॉइंट है यहाँ पे कि जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस गैस का, जो कि हम आयनस गैस बोल रहे हैं, जो कि हम प्लाज्मा भी बोलते हैं, ये प्लाज्मा का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो वहाँ पे कितनी है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, सेकेंडली किस फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिफ्लेक्शन जो हैं एक्चुअली रिफ्रैक्शन की वजह से ही प्रोड्यूस हो रही है। मतलब जब वेव प्रोपोगेट होती है आयनोस्फेयर में तो उसकी जो रिफ्रैक्शन हो रही है वहाँ पे, वही रिफ्रैक्शन की वजह से ही फर्दर रिफ्लेक्शन जो है आयनोस्फेयर में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है कैसे डिराइव करते हैं। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट डिराइव करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई कर रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी हो रहा है और उसकी डिस्प्लेसमेंट से हम उसका डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आ जाएगा चार्ज, माइनस ई इंटू आर। So if there are n electrons per unit volume each displayed by r then the total volume polarization is this. n electrons अगर हैं, n electron per unit volume means कि ये नंबर डेंसिटी बता रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रहा है। और p क्या होता है? p means वॉल्यूम पोलराइजेशन, मतलब कि टोटल जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल जो डायपोल मोमेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई आर इज़ द डायपोल मोमेंट एक के लिए, अगर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स टोटल जो डायपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, और ये भी यही होता है जो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो जब कोई इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? m इंटू ए। ठीक है, और एम ए को हम डी वी बाई डी टी की फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर बन जाएगा, यहाँ ई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एम ई लिखे क्योंकि हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है। एम ई डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू आर, ई इंटू ई, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एफ क्या होता है? वो ई इंटू कैपिटल ई होता है, या फिर क्यू बोल देते हैं, क्यू इंटू ई होता है। ओके, सो हमारे पास ये क्वेश्चन आई थी कि एम ई डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन जो है इस पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे उस पर एक और फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आता है? इट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कोलिजन्स विद द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वहाँ पे उसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हैं जो उससे कोलिजन्स हो रही हैं, उस कोलिजन्स की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आता है। और इस फ्रिक्शन फोर्स को हम, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा अप्लाइड फोर्स के, सो इट्स साइन विल बी नेगेटिव। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये चार्ज की वजह से है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वजह से। ठीक है, यहाँ जो है दैट मीन्स जो उसकी डायरेक्शन है फ्रिक्शन फोर्स की भी नेगेटिव होती है। एम ई एफ वी, ये जो टर्म है फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन करता है। या ये एम मास है, एफ फ्रिक्वेंसी है, कोलिजन फ्रिक्वेंसी, वी वेलोसिटी है। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे देख सकते हो कि फ्रिक्वेंसी क्या होता है? 1/t होता है, और v/t क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, मतलब m इंटू ए बन रहा है ना, मतलब फोर्स ही है ये। ठीक है,
सो v को अगर dv बाई dt लिखेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई, और v को यहाँ पे भी डी आर बाई डी टी लिख दिया. और एज वी आर टॉकिंग अबाउट साइनसॉइडल फील्ड्स, तो साइनसॉइडल फील्ड्स के लिए इक्वेशंस को हम फेजर की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो फेजर्स में डी बाई डी टी को हम जे ओमेगा से रिप्लेस करते हैं. अगर आपको इसके बारे में पता करना है कि हम, या आपको नहीं पता, तो मैंने अपनी जो वीडियो है वेव प्रोपगेटिंग इन कंडक्टिंग मीडियम, उसमें मैंने इसके बारे में बताया पूरा कि डी बाई डी टी को जे ओमेगा से रिप्लेस कैसे करते हैं. ठीक है, फेजर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं. सो इस इक्वेशन को मैं जब फेजर की फॉर्म में लिखूंगी तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर होगा, तो जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बनेगा. जे स्क्वायर मीन्स -1, तो -1 ओमेगा स्क्वायर, बाकी m इंटू आर. ओके, और यहाँ पे जो टर्म है इट विल बी माइनस ई इंटू कैपिटल ई, और यहाँ पे डी बाई डी टी है, डी बाई डी टी की जगह बनेगा जे ओमेगा, बाकी एज इट इज m f एंड r, m f एंड r. ओके, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, r इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है. ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एम ई आर, ठीक है, माइनस जे ओमेगा एफ एम ई आर इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ए. ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ. और यहाँ से r अगर मैं कॉमन ले लूँ, ओमेगा स्क्वायर एम ई माइनस जे ओमेगा एफ एम ई मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल टू ई टाइम्स कैपिटल ई. सो r बन जाएगा, ये इसलिए करके बता रही हूँ, कई बच्चों को समझ नहीं आता है, e इंटू कैपिटल ई अपॉन ओमेगा स्क्वायर एम ई माइनस जे ओमेगा एफ एम ई. सो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पे. तो e कैपिटल ई अपॉन ओमेगा स्क्वायर एम ई, इसको कॉमन ले लिया, 1 माइनस जे एफ अपॉन ओमेगा. ठीक है, एम ई कॉमन लिया है, ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक ओमेगा है, इसलिए एक ओमेगा नीचे भी लगाना पड़ेगा. ठीक है, अब ये जो r की वैल्यू है ये पहली इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है. ठीक है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन देखी थी, 1 मिनट, ये इक्वेशन थी p इज इक्वल टू माइनस एन ई आर. ठीक है, ये r हमने निकाल लिया, तो इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एन ई, p इज इक्वल टू माइनस एन ई आर. ये इक्वेशन है हमारे पास. ओके, माइनस एन ई मल्टीप्लाई बाय आर, आर ये पूरा फैक्टर है. ठीक है, एन इंटू ई, तो ई स्क्वायर हो जाएगा एन ई स्क्वायर, ई अपॉन पूरा एज इट इज एम ई ओमेगा स्क्वायर बाय माइनस जे एफ बाय ओमेगा. नाउ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी होता है उसको हम लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं जिसको, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी पोलराइजेशन वेक्टर. सो अगर ये नहीं पता तो ये +2 में चीज़ होती है, इक्वेशन डायरेक्ट लिखी हुई है यहाँ पे. p की वैल्यू हमने ये जो निकाली है इसको हमने d में पुट कर देना है, एप्सिलॉन नॉट ई माइनस ये वैल्यू जो है ये पुट कर दी एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम ई ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस जे एफ बाई ओमेगा. एंड फर्दर ये जो d है, d जो होता है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स e, और एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई ऐसा भी लिखते हैं. ओके, सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई. ओके, सो जो इफेक्टिव डायरेक्टिव कांस्टेंट होगा मीन्स कि जो एप्सिलॉन आर होगा, दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ई और ये एप्सिलॉन नॉट ई ये कॉमन लेना होगा. ओके, इसको कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 बनेगा, 1 माइनस इस टर्म में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर है नहीं, यहाँ नीचे लगा दो, और ई है, ई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन एम ई ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जे एफ बाय ओमेगा. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया है कि
ये एप्सिलॉन आर है जो, ठीक है, ये एप्सिलॉन आर ये, और ये हमारी अब ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इस इक्वेशन में इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट जो है कॉमन लेंगे, एप्सिलॉन नॉट ई कॉमन लेंगे, ठीक है, इधर से भी कॉमन आएगा, ओके। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर में यहाँ बचेगा 1, ठीक है, और ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो बाहर निकाला था। फिर ये आप लोग करके देख लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम डाल सकता है, ठीक है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस दिस थिंग, देन इसमें ये जो टर्म है ये वाली एन ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वाला जो टर्म है ना, ये टर्म एन स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं ओमेगा पी, ठीक है। तो ओमेगा पी स्क्वायर बोलते हैं। तो ओमेगा पी स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर अपॉन एम ई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। और इसमें आप देखो ई एम एप्सिलॉन नॉट ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ई की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इन सब की वैल्यूज़ अगर आप डाल के कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3183 इंटू एन आएगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है करने की, ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि जो ओमेगा है, जो प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ एन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फंक्शन होता है जो प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी होती है, ओके। फिर फर्दर हम इस जो इसकी वैल्यू है इसकी सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस इसमें हमारे पास ये क्वांटिटी थी ना ये वाली, इसकी जगह पे हम ओमेगा पी लिख देंगे अब। तो ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस जे एफ बाई ओमेगा, वही हमने यहाँ लिखा है 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस जे एफ बाई ओमेगा। सो अगर यहाँ पे अगर मैं कोलिजन्स को इग्नोर कर दूँ, जो हमने फ्रिक्शन फोर्स के लिए कोलिजन्स लिखे थे ना, अगर मैं इग्नोर करती हूँ तो ये वाला फैक्टर मेरा हट जाएगा और ये बचेगा 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओके। यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कई चीज़ें। क्या चीज़? पहली चीज़ तो ये कि ओमेगा पी जो है प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी, अगर हमारी इस फ्रिक्वेंसी प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हुई, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हुई तो डिनोमिनेटर बढ़ने से ओवरऑल ये वैल्यू कम हो जाएगी, और ये जो वैल्यू है रिलेटिव परमिटिविटी वाली, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेस देन यूनिटी आएगी, ओके। और प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो होगा वो भी रियल होगा, क्योंकि प्रोपोगेशन कांस्टेंट है अंडर रूट एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी वैल्यू लेस देन यूनिटी आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, तो इसकी वैल्यू भी रियल आएगी, ठीक है। और प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू रियल आने का मतलब है कि वेव प्रोपोगेट करेगी, मतलब जो वेव है वो रिफ्रैक्ट होगी प्लाज्मा से। तो वेव रिफ्रैक्ट कब होती है प्लाज्मा से? जब उसकी वैल्यू प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, ओके। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था रेडियो वेव्स में कि बियॉन्ड उस फ्रीक्वेंसी के वो रिफ्रैक्ट होगी, उससे कम होगी तो रिफ्लेक्ट होगी, ये वही है। सो फॉर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा लेस देन ओमेगा पी, अगर ये कम होगा तो ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और 1 माइनस ये बढ़ी हुई वैल्यू का वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव आएगी, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट नेगेटिव होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। नेगेटिव होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगी? इमेजिनरी आएगी, मतलब लेस देन में नेगेटिव आएगा डायरेक्टिव की वैल्यू, इमेजिनरी प्रोपोगेशन कांस्टेंट होगा। इस केस में जो प्लेन वेव है वो मीडियम में डिके कर जाएगी एक्सपोनेंशियली विद टाइम विद डिस्टेंस। सो जो वेव इंसिडेंट होगी, ठीक है, विद द प्रोपोगेशन कांस्टेंट विद दिस विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो फर्दर क्या होगी? इमेजिनरी प्रोपोगेशन कांस्टेंट होने की वजह से वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर ओमेगा मच ग्रेटर देन हो, तो अगर मच ग्रेटर देन हुआ ओमेगा पी से, तो ये वैल्यू
ओवरऑल जो है बहुत कम होगी 1 के कंपेरेटिवली, और इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं और इसको एप्सिलॉन आर को 1 के इक्वल लिख सकते हैं। इस केस में जब बहुत ज़्यादा हो फ्रिक्वेंसी प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी से, और ये होता कब है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज पे होता है एंड अबव। इस केस में वेव सिंपली प्लाज्मा में से पास हो जाती है, ठीक है, और कोई रिफ्रैक्शन भी खास कुछ नहीं होता, विदाउट सिग्निफिकेंट रिफ्रैक्शन। बट कई और इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, बट दे कैन बी अदर इफ़ेक्ट्स, स्पेशली इफ़ प्लाज्मा इज मैग्नेटाइज्ड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर प्लाज्मा मैग्नेटाइज होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस केस में यहाँ पे इफेक्ट होते हैं कि फैराडे इफेक्ट हो जाता है, वेव्स इस फ्रिक्वेंसी पे फैराडे इफेक्ट शो करने लगता है आयनोस्फीयर से। वेरएज यहाँ फैराडे इफेक्ट में क्या होता है कि पोलराइजेशन वेक्टर रोटेट हो जाता है जैसे वेव पास होता है। अगर फैराडे इफेक्ट आपको नहीं पता तो फैराडे इफेक्ट की आप मेरी वीडियो देख लेना, ठीक है। सो कंक्लूड मैं अब करूँगी, इसमें कंक्लूजन यही है कि अगर प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी से अगर ज़्यादा है फ्रिक्वेंसी तो प्रोपगेशन कांस्टेंट रियल होता है, जो वेव है वो सिंपली रिफ्लेक्ट होती है। और अगर फ्रिक्वेंसी लेस देन है प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी के, देन वेव रिफ्लेक्ट्स। यही मैंने पॉइंट स्टार्टिंग में जो बताया था रेडियो वेव्स का, तो वो यही बताया था कि जो रेडियो वेव्स हैं बिलो दिस फ्रिक्वेंसी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होते हैं, ठीक है, बिकॉज रेडियो वेव इसमें इस रीजन में इफेक्टिवली रिफ्लेक्ट होते हैं, ओके। और अगर बियॉन्ड देखते हैं तो वेव पेनिट्रेट करने की कोशिश करती है, वेव टेंड टू पेनिट्रेट वर्सेस बीइंग रिफ्लेक्टेड, मतलब इस केस में बियॉन्ड में रिफ्रैक्शन होती है, इस केस में रिफ्लेक्शन होती है, ओके। आई होप इट्स क्लियर. That's all for today, and thank you and have a nice day.